श्रीलंका में सभी सरकारी कार्यालय और स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसका मुख्य कारण है बाढ़ के चलते श्रीलंका में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब तक 56 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। सड़कों पर, खेतों में, घरों में पूरी तरीके से पानी जो है वो भर चुका है और इसी के साथ साथ जो कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की, उससे 300 किलोमीटर दूर जो चाय के बागान हैं उन पर भी भारी असर देखने को मिला है, जिसमें अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 लोग घायल हो चुके हैं और 21 लोग जो हैं वो लापता हैं। तो उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ दिखा दी है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% की तेज रफ्तार से बढ़ी है, जो पिछले 6 तिमाहियों का सबसे ऊंचा स्तर है। यह ग्रोथ न सिर्फ अनुमान से ज्यादा रही, बल्कि घरेलू मांग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सरकारी खर्चे की मजबूती को भी साफ दिखाती है। पिछली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि 7.8% रही थी, लेकिन ये बढ़कर 8.2% पहुंच गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज स्टेट, यूपी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से एक डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा, जहां पर चुनाव आयोग पर पहले ही पत्र लिखा गया। उसी के आधार पर ये डेलीगेशन जो ममता बनर्जी की तरफ से गया था, जिसमें डेरेक ओब्रायन जो थे वो शामिल थे और उनके साथ में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल था, वो वहां पर पहुंचा और कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार बीएलओ की सुसाइड केस सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। इसके साथ में निजी सोसाइटीज़ में जो पोलिंग स्टेशन है उनको लेकर के भी आपत्ति जो है वो जताई गई है और साथ में जो कर्मचारी हैं उनको बीएलओ बनाना और जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको बीएलओ बनाना और उनके साथ काम करवाना, इसमें साफ तौर पे आपत्ति जताई गई कि उसके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इसको जो है किसी निजी कंपनी को ऐसा काम दे देना चाहिए। इस तरह की बातों को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में अपनी बात को रखा है और टीएमसी के तमाम नेता उसमें शामिल रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अब सियासत गरमा चुकी है, चुनाव जिस तरह से करीब है, तमाम मुद्दों को लेकर के टीएमसी लगातार चुनाव आयोग में अपनी शिकायतें, अपने पत्र दाखिल कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। भूकंप की गतिविधियों को देखते हुए एक नया मैप जारी किया गया है, जिसके अंदर जो जोन पहले डिवाइडेड थे अब उनको और तरीके से बताया गया और साथ में उसमें एक सबसे बड़ा अपडेट जो किया गया है वो ये कि पूरा का पूरा जो हिमालयन क्षेत्र है उसको नए जोन में रखा गया है, यानी कि वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। पूरा क्या मामला है, क्या मैप में अपडेट किया गया है, इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के वैज्ञानिक रविकांत सिंह। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट किया गया है मैप में और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है? एक्चुअली जो BIS ने हमारा अपडेटेड जो नेशन मैप लॉन्च किया है, रिसेंटली अपडेट जारी किया है, इसमें 2 चीज़ें मेन हैं जिसकी वजह से ये अपडेट हुआ है। पहला जो हमारा पुराना मैप है सेस्मिक जोनिंग, उसमें आपके देख रहे 4 जोन हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। वो पुराना हिस्टोरिकल अर्थक्वेक डेटा, पुराना डैमेज सर्वे और पुराना जितने भी आइसोसेस्मल मैप हैं और जो हमारी टेक्टोनिक सेटिंग है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। जो अभी लेटेस्ट मैप है इसमें हमारा नया साइंटिफिक इनपुट है, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हजार्ड असेसमेंट टेक्निक का यूज़ करते हुए मोर डिफाइंड जोन क्रिएट किए गए हैं। इसमें आपका एक्सपोजर को भी शामिल किया गया है, मतलब कौन सा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है जो ज़्यादा रिस्क में है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी ध्यान में रखते हुए, एक्सपोजर विंडो को ध्यान में रखते हुए और PSHA जिसमें कि आपका पुराना अर्थक्वेक है वो कौन सा एक्टिव फॉल्ट पर है, कहाँ पर इनिशिएट हुआ, मैक्सिमम अर्थक्वेक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आने की कितनी संभावना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए साइंटिफिक स्टडी के द्वारा ये जोन डिफाइन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ हरीश झा, दिल्ली। अहमदाबाद में बन रहे बुलेट ट्रेन का जो डेमो देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ड्राइंग है
उसमें मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आप देख सकते हो कि पूरा जो काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में काइट का, जिसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो डिज़ाइन है वो बनाया जा रहा है। जो बाहर की तरफ से पूरा जो काइट का जो डिज़ाइन होगा वो बनेगा, और जो मेन जो एंट्रेंस के 2 गेट दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे जो सीधी सीयत की जो जाली है वो दिखाई है, वो यहाँ पे आएगी। दोनों गेट पे एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के साइड ये आपको देखने को मिल सकता है। साथ में काइट फेस्टिवल और अलग अलग जो थीम है वो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे उस पर ज़ोरों से काम चल रहा है। ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो प्लान है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है, तैयारियाँ है वो ज़ोरों से चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सुविधा मिले उस तरह का यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। साथ में 3 लेयर में इसको बांटा गया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैसेंजर है वो आ सकते हैं, जैसे जो मेट्रो स्टेशन है, और साथ में यहाँ पे इंडियन रेलवे स्टेशन के जो पैसेंजर है वो भी आ सकते हैं, एयरपोर्ट से आ सकते हैं। और यहाँ से जो GSRTC की जो बस चल रही है वो 3.5 किलोमीटर है, एयरपोर्ट 10 किलोमीटर है, और साथ में ये जो इंडियन रेलवे स्टेशन है वो ओल्ड सिटी में पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये मल्टी मॉडल ये जो बनाया गया है। साथ में यहाँ पे पार्किंग का बड़ा एरिया देख सकते हैं। पैसेंजर जो है वो 2 गेट से आ सकता है, गेट 1 और गेट 2 यहाँ पे एंट्रेंस है, उसके बाद उसको बड़ा सा लॉन्च एरिया मिलेगा, और साथ में वेटिंग एरिया भी है। और ये आप देख सकते हो कि टिकट काउंटर पे लेने के बाद वो सीधा प्लेटफॉर्म पे जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे तमाम जो चीज़ है वो बनाई जा रही है, काम है वो ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि ये जो लेयर है उसमें बांट के ये काम किया जा रहा है। 80% से ऊपर ये काम फिलहाल पूरा हो चुका है। दिल्ली आतंकी हमले के पीछे अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश धीरे धीरे बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तुर्की से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिंक निकाले हैं। लिंक डॉक्टर अबू का, डॉक्टर अबू जिसके कहने पर डॉक्टर शाहीन काम करते थे, डॉक्टर अबू जिसकी लोकेशन अफगानिस्तान में पाई गई है। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दावों की बात करें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि टर्की में यानी तुर्की की राजधानी अंकारा में पूरी साजिश को बनाया गया था। हर साल केवल डॉक्टर मॉड्यूल को बनाए रखने के लिए 10 करोड़ की फंडिंग की जाती थी। टेलीग्राम के तहत चैट होती थी और डॉक्टर अबू देता था निर्देश, जिस निर्देश में कहा जाता था कि विस्फोटक और विस्फोटक से जुड़े हुए कच्चे माल को कश्मीर और पीओके से आए हुए फल यानी सेब के नाम पे रखा जाए, जिसे कवर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। डॉक्टर अबू जिसकी जो लास्ट लोकेशन है वो अफगानिस्तान से मिली और उसी के तहत ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन काम करते थे। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो उनका ये साफ दावा है कि ये जो साजिश की गई इसके पीछे कोई एक संगठन या फिर एक देश नहीं बल्कि कई देशों की नॉन स्टेट एक्टर मिलकर काम कर रहे थे। चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाला खुरासान मॉड्यूल हो या फिर अंकारा में एक बड़ी साजिश को अंजाम देना, चाहे आतंकियों की लोकेशन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से बचने के लिए अफगानिस्तान की सरजमी दिखाने की कोशिश कर रहा हो या फिर जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड के लिए शाहीन का काम करना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के खिलाफ जो साजिश रची गई उस साजिश के तार कई देशों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार एनआईए जांच कर रही है। एनआईए एक एक परत खोलती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर शाहीन को कल देर शाम 4-5 बजे के करीब फरीदाबाद में लाया गया। एनआईटी दशहरा ग्राउंड के पास जो शॉप है केमिकल की, वहां पर डॉक्टर शाहीन को लाकर पूछताछ की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि BR साइंटिफिक एंड केमिकल्स की जो शॉप है, जहाँ पर तमाम उपकरण रखे हैं, केमिकल्स रखे हैं और पैमाने रखे हैं। यहाँ से डॉक्टर शाहीन ने क्या क्या सामान लिया, डॉक्टर मुजम्मिल ने क्या क्या सामान लिया, डॉक्टर उमर ने क्या क्या सामान लिया, डॉक्टर शाहीन, उमर, मुजम्मिल यहाँ कितनी बार आए, क्योंकि लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो केमिकल चोरी होता था उसकी बात भी सामने आई थी। और एनआईए एक एक परत अब जांच में खोलती हुई नज़र आ रही है। ये वो शॉप है जहाँ पर केमिकल वगैरह मिलता है, पैमाने मिलते हैं, पैरामीटर्स जो होते हैं नापने के वो ज़्यादातर यहाँ पर मिलते हैं, स्लाइड मिलती है और बारीक बारीक खंच की जो किटें हैं वो मिलती हैं। तमाम यंत्र और उपकरण इसी जगह पर से ज़्यादातर खरीदे और बेचे जाते हैं। एनआईए की टीम यहाँ पर डॉक्टर शाहीन को शाम 4-5
बजे के आसपास लेकर आई थी और लाने के बाद यहाँ पर पूरा एक सर्चिंग अभियान भी चलाया गया। हालांकि उसके अंदर में क्या कुछ निकल के सामने आया इनका तो अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये केमिकल की शॉप है और साफ़ तौर पर जब डॉक्टर शाहीन को लाया गया तो पूछा गया कि आपने यहाँ से क्या क्या सामान खरीदा था। हालांकि तमाम NIA एक एक जो तार है, एक एक जो साक्ष्य है, एक एक जो सबूत मिलते जा रहे हैं, उसके आधार पर तमाम कड़ियों को जोड़ती हुई नज़र आ रही है। वीडियो सुधीर के साथ से ये दो असली फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुआ धमाका और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा। अब जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। 7 आरोपी पुलिस रिमांड में है और उन्हीं के जरिए अब साजिश का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 5 शहरों का जिक्र है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद को छोड़ दे तो बाकी बचे हुए 3 शहर तो अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ। अब इन 5 लोकेशन के ऊपर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस, खुफिया एजेंसी और NIA मिलकर काम कर रही है। कोशिश इस बात का पता लगाने की है कि कौन कौन आतंकी मॉड्यूल, डॉक्टर मॉड्यूल के सिंपैथाइजर थे, सपोर्टर थे, ऑनलाइन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे या स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, कौन किसने किस तरीके से मदद पहुंचाई, टेरर फंडिंग की ट्रेल क्या है, किस तरीके से क्रिप्टो के जरिए मैसेजिंग की जाती थी और आपस में पता लगाने की कोशिश की जाती थी। अब ये पूरी पड़ताल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के द्वारा की जा रही है, जिसमें हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस भी मिलकर काम कर रही है, ताकि आतंकी के वाइट कॉलर यानी डॉक्टर मॉड्यूल का पूरे तरह से पर्दाफाश भी हो सके, पड़ताल भी हो सके और दोबारा से कोई भी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश ना कर पाए। कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। कनाडा से दिल्ली लौटते ही पुलिस ने बंदूमान को पकड़ लिया। इसी बंदूमान ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी। बंदूमान गोल्डी ढिल्लो गैंग का गुर्गा है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। मान से पुलिस ने चाइनीज पिस्तौल और कारतूस बरामद किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार बंदूमान विदेश में बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट कर एक्सटॉर्शन किया करता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है कि ये जो कैप्स कैफ़े पर जो फायरिंग की बात इसने उसमें इन्वॉल्वमेंट या जो लॉजिस्टिक सपोर्ट इसने प्रोवाइड किया है, जो बात इसने कबूल की है, ये वारदात एक फॉरेन लैंड पर हुई है, कैनेडियन सोइल पर हुई है। ये अभी इंडिया में इसका किसी तरीके से कोई इसका लिंक तो है नहीं यहाँ तो, लेकिन इसने यहाँ आने पर जो वेपन प्रोक्योर किया हम उसकी तफ्तीश कर रहे थे और क्यों किस वजह। ये 2019 में पहली बार कनाडा गया था, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया था वहाँ पर और वहाँ इसने 2-3 मल्टीपल लोकेशंस पर काम किया इसने। उसके बाद ये इन ये एक्सट्रीमिस्ट के संपर्क में आया, वहाँ पर किसी केस में जेल गया, वहाँ जेल में ही उन लोगों के संपर्क में आया और फिर उनके साथ ही काम करने लगा है। इंस्टेंट केस में इसने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है। जो फायरिंग करने वाले जो इंसान थे उनको गाड़ी प्रोवाइड की है और गाड़ी वारदात के बाद जो गाड़ी पार्किंग होनी थी वहाँ पर इसको पार्क करने में मदद की है। वीडियो कामेज के साथ विलास अटोरे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में कुंभ 2027 को लेकर चर्चा की गई और इस चर्चा में सभी अखाड़ों ने अपनी सहमति व्यक्त की कि अर्धकुंभ को कुंभ की तर्ज पर दिव्य और भव्य मनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री की इस बैठक के बाद हरिद्वार कुंभ 2027 का आगाज हो चुका है, क्योंकि आगाज इस मायने में भी कि यहाँ पर 4 अमृत स्नान के साथ साथ कुल 9 स्नान पर की तारीखों की घोषणा की गई है और इन तारीखों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मेला प्रशासन अब कुंभ की तैयारियों में अपनी तेजी लाएगा और जो बाकी बचे हुए काम हैं उनको भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि अर्धकुंभ को लेकर संतों में 2 धड़े हुए थे, जिनमें से एक धड़ा अर्धकुंभ को अर्धकुंभ तौर पर मनाए जाने की वकालत कर रहा था, लेकिन संतों के अधिकतर संतों ने इस पर अपनी सहमति जताई कि अर्धकुंभ को कुंभ की तर्ज पर दिव्य और भव्य मनाया जाना चाहिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सहमति जाहिर की और आज हरिद्वार कुंभ 2027 का आगाज हो गया।
यूपी सरकार का ये फरमान कि आधार कार्ड प्रमाणित डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र की स्थिति में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। उसका उन्होंने कारण भी बताया कि आधार कार्ड पर जो जन्म प्रमाण पत्र लिखा जाता है उसका कोई दस्तावेज लिया नहीं जाता है, इसलिए आधार कार्ड पर लिखा हुआ जन्म तिथि प्रमाणित नहीं होती है। और अब कहीं पे भी जन्म प्रमाण पत्र अर्थात डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। किसी भी सरकारी योजनाओं में या जहां कहीं पे भी जन्म प्रमाण पत्र की मांग होगी वहां आधार कार्ड नहीं चलेगा। उसके दूसरे जो विकल्प हैं उन पर जाना होगा। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। हमारी तो समझ में नहीं आता कि सरकार भ्रम की स्थिति क्यों रखना चाहती है। भाई सरकार आधार कार्ड ही क्यों बनवा रही है? मत बनवावे सरकार आधार कार्ड। ये योजना कांग्रेस लाई थी, इस योजना को कैरी किया। आज की डेट में जिस योजना का श्रेय लेकर के आप पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी डंका पीट रहे हैं, उसके अब आप प्रावधानों पर प्रश्न उठाने लग गए। आधार कार्ड बनते समय आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग लीजिए, समझ में आती है, लेकिन जो आधार कार्ड बने हुए उसमें अगर आप भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एसआईआर को लेकर के लोगों में भ्रांति ना हो, एसआईआर को लेकर के लोग फॉर्म आसानी से भर सके और सारी अफवाहों को दरकिनार किया जा सके, इसके लिए पसमानदा मुसलमान भी आज वाराणसी के बजरडिया इलाके में रैली निकाल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर, मैं राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ पर एसआईआर फॉर्म को लेकर के किस तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं? देखिए, जब से ये एसआईआर फॉर्म आया है लोगों के माइंड में एक अलग सी मेंटलिटी चल रही है। लोग इसको नागरिकता से देख रहे हैं। लोग इसे ये समझ रहे हैं कि हमारा 2003 में नाम नहीं है, हमारा इससे पिछले का रिकॉर्ड नहीं, तो हम घुसपैठिए हैं। लोग पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारा मत का अधिकार है। सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सराहनीय है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल वोटर्स हमारे कितने हैं। दूसरी बात, हम लोग इस कैंपेनिंग के माध्यम से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे कि फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। लोग पैनिक हो रहे हैं, बीएलओ के पास जा रहे हैं। बीएलओ के पास भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो हमारा संगठन राष्ट्रीय पसमानदा सेवा समिति आज इस जागरूकता अभियान में लोगों के घर जाके फॉर्म फिलअप भी करेगा, लोगों को तरीका बताएगा कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है और लोग अपने फॉर्म को भर के बीएलओ के पास जमा करें। वाराणसी के बजरडिया इलाके में इस समय पसमानदा मुसलमान भी यहाँ पर आकर के एसआईआर फॉर्म को जल्द से जल्द भरने की गुजारिश कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की अफवाह में ना आए। ये फॉर्म सभी के लिए जरूरी है और सभी के हित में ये काम हो रहा है। ये पूरा इलाका अल्पसंख्यक समुदाय का इलाका है, अधिकतर बुनकर समुदाय के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और सभी को जागरूक करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यही इनकी मकसद है कि सभी लोग जागरूक हो और एसआईआर फॉर्म को भरें। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। कानपुर में एसआईआर का काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब तक 45% काम पूरा कर लिया गया है। बीएलओ को उनका काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वार रूम सेटअप किए जा रहे हैं। 20 से अधिक स्थानों पर वार रूम बनाए गए हैं जहां पर इंटरनेट लगाया गया है। साथ ही साथ एक तकनीकी सहायक की व्यवस्था भी की गई है जिससे बीएलओ को फॉर्म भरने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब तक 10 बीएलओ ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100% काम पूरा कर लिया है। इन बीएलओ का सम्मान किया जा रहा है और दूसरों के लिए इन्हें नज़ीर बनाया जा रहा है। जो हमारा सघन पुनरीक्षण मतदाता सूची का चल रहा है उसी क्रम में हम लोगों ने इसको एक तरह से वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर जो वाईफाई सुविधाएं वगैरह भी हैं और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी है और जनपद में हम लोग करीब 44% के आसपास पहुँच चुके हैं अब तक डेटा में फीड करके। और कुछ विधानसभाओं ने बहुत अच्छा किया, जैसे खास तौर से हमारे सीसामऊ ने, बिठूर ने, किदवई नगर ने बहुत अच्छा पहले से कर लिया है। कुछ विधानसभाएं हमारी पीछे भी थी
जनता से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो अपने जो मतगणना फॉर्म है वो उसमें जो विवरण 2003 का वो दे सकते हैं वो उसका भर दें। अगर उन्हें कोई बाधा है तो उसको BLO उनसे मदद करेंगे। राजनीतिक दलों ने अपने BLA भी लगाए हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 5% वोटर ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला है और इनके बारे में लगातार तफ्तीश करने, इनके बारे में पता लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे वोटर लिस्ट किसी तरीके से अधूरी न रह जाए। वीडियो तासिफ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल NGT ने यह जुर्माना शिवालिक एलिफेंट रिजर्व और सोंग नदी में स्टोन क्रेशर को संचालित करने की एवज में सरकार पर लगाया है। दरअसल NGT लगातार उन मुद्दों पर कार्रवाई कर रही है जिसमें कि पर्यावरणीय क्षति को लेकर जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिसके तहत उत्तराखंड में भी जो सोंग नदी है उसके स्टोन क्रेशर चलाए जाने को लेकर मामला NGT के पास पहुंचा। इसके अलावा जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है वहां पर भी स्टोन क्रेशर को संचालित किया जाना पाया गया है, जिसके बाद NGT ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ ये कहा है कि उत्तराखंड सरकार वो तमाम पहलुओं को ध्यान रखे जिसमें कि पर्यावरण के संरक्षण का महत्व दी जा सके। इसके साथ ही सरकार को हिदायत दी है कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ ठोस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि NGT के जुर्माने के बाद से लगातार जो कार्रवाई है वो इस तरह के स्टोन क्रेशर या दूसरे अन्य गतिविधियों पर भी की जा रही है। NGT लगातार इस तरह के मामलों की सुनवाई करता है जिसमें कि पर्यावरण क्षति हो रही है और उनको संरक्षण के लिए अपने फैसले सुनाता है। न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से महावीर नेगी। सहारनपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सहारनपुर के गागालेड़ी क्षेत्र के सैयद माजरा गांव के 7 लोग कार में सवार होकर अंतिम क्रिया के लिए जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही कार हाईवे पर पहुंची, सामने से आ रहे तेज गति में एक डंपर ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि डंपर में खनिज भरा हुआ था और भारी वजन होने के चलते ब्रेक मारने पर अनियंत्रित होकर ये ट्रक कार पर पलट गया। ग्रामीणों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से किसी तरह ट्रक को हटाया। हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और अस्पताल ले जाने से पहले 7 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। SP सिटी व्योम बिंदल ने बताया है कि ये घटना ट्रक अनियंत्रित और तेज गति के कारण सामने आई है और जांच की जा रही है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर जो ट्रक के प्रपत्र हैं उन्हें भी जांच किया जा रहा है। SP सिटी अभिमन्यु बांगलिक ने बताया कि ये 7 व्यक्ति एक ही परिवार के सोना शहर माजरे के रहने वाले थे और इनमें एक 7 साल की बालिका वहीं एक 3 साल का छोटा बच्चा भी शामिल था। घटना के बाद जहां पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।